वो एसआईटी की जांच से पहले ही कह दे रहे हैं कि ये तो इंडिविजुअल मामला था। जब ये पहले ही इस माइंडसेट के साथ जांच कर रहे हैं तो फिर आगे जांच कैसी बढ़ेगी? इस एटीट्यूड से भी वो बहुत नाराज थे सरकार के कि बस 3 पेपर ही तो बाहर आए हैं, बस 12 क्वेश्चन ही तो लीक हुए हैं। तो उसकी जो कीमत है, इन 12 प्रश्नों की जो कीमत है, वो इन छात्रों के लिए बहुत बड़ी है दरअसल। इसे पेपर लीक कहने में क्या दिक्कत हो रही है सरकार को? जो नकल विरोधी कानून है, वो सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक है। तो ऐसे में अब वो कैसे मान ले, सरकार कैसे मान ले कि ये पेपर लीक हुआ है? जैसा आप कह रहे हैं कि ये पैनिक है कि नहीं, लेकिन जो इनके एक्शंस हैं वो तो यही बता रहे हैं कि ये पैनिक सिचुएशन में है, तभी इस तरीके के एक्शन ले रहे हैं। कि जो लगातार 5-5 साल से तैयारी कर रहे हैं और बंद खा के, दिन में बंद खा लिया, चाय पी ली और खाना भी नहीं खाया, रात को एक टाइम खाना खाया, रात को सुबह पूरे दिन भर बंद और चाय में इन्होंने गुजारा। 15 घंटे ये लाइब्रेरी में बैठे हुए हैं। पिताजी से कैसे पैसे मंगाए, घर से कैसे पैसे मंगाए, फॉर्म भरना है जो 1000 रुपए का फॉर्म है, किराया देना है घर का जो 7-8 हजार रुपए का किराया एक कमरे का। ये जो बेरोजगार बच्चे हैं जिनकी वजह से बॉबी पवार है आज, जो उनको ताकत मिल रही है, वो ये बेरोजगार बच्चे हैं। अगर आप इनसे बात कीजिए, वो इतने व्यथित हैं। और जब उन्होंने अपने घर वालों से कहा कि भाई इस बार तो पेपर निकलेगा, मेरी बहुत अच्छी तैयारी, और वो पेपर लीक हो गया। तो ये जो आंदोलन है ना, इसकी जो सबसे बड़ी ताकत है ये छात्र हैं और उनका ये रोजमर्रा का संघर्ष है। और ये जो मैनेजमेंट जो ये कर रहे हैं, ये इनको बहुत तरीके से बैकफायर कर रहा है। और मुझे तो ऐसे लगता है कई बार इन्होंने ब्लंडर्स भी किए हैं। तो मैंने पूछा कि आप लोग कैसे मोटिवेट करते हैं अपने आप को एक बार। वो कह रहे हैं कि देखिए कितनी आसानी से ये लोग कह रहे हैं कि भाई सिर्फ एक 3 पन्ने ही तो बाहर आए हैं। वो कह रहे हैं इन 3 पन्नों में काले अक्षरों से छापे गया जो एक प्रश्न है ना, वही हमारी जिंदगी का फैसला कर देता है। नमस्कार, मैं मनु पवार और मेरे साथ जिन्हें आप दूसरे विंडो में देख रहे हैं वो हैं पत्रकार रॉबिन सिंह चौहान, जो कि इस वक्त देहरादून से मेरे साथ जुड़ रहे हैं। रॉबिन जो है पंचायत रिपोर्टर नाम से अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म चलाते हैं और देहरादून में जो पेपर लीक कांड के खिलाफ जो छात्रों और युवाओं का 6 दिन से प्रोटेस्ट चल रहा है, रॉबिन उसे लगातार कवर कर रहे हैं। रॉबिन, बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। रॉबिन, आप लगातार ग्राउंड रिपोर्ट कर रहे हैं। धरना स्थल पर मैं देख रहा था कि आप छात्रों युवाओं से बातचीत कर रहे हैं, सभी पक्षों से बातचीत आप कर रहे हैं। क्या लग रहा है आपको अभी तक? क्या ये आंदोलन ऐसे ही चलता रहेगा या कोई रास्ता कहीं सूझ रहा है लोगों को? देखिए, अभी तक जो बेरोजगार संघ है और खासतौर पर जो स्वाभिमान मोर्चा है, जिन्होंने समर्थन दिया है इस संघ को, इस मंच को, तो उनका जो रुख है वो तो ये साफ तौर पर ये है कि सीबीआई जांच से कम वो मानने वाले नहीं हैं। और बीजेपी या यूं कहें सरकार की तरफ से जिस तरीके के मैसेजेस आ रहे हैं, जिस तरीके के जो वो एक्शन ले रही है, और उन एक्शंस का जो परसेप्शन बन रहा है वो यही बन रहा है कि वो इसे पेपर लीक नहीं मानना चाहते। बेसिक डिफरेंस तो यही है अभी। मतलब अगर आप कहें कि आंदोलन खत्म होने की दिशा में, तो जब यही कंसेंसस नहीं बन पाया है अभी कि ये पेपर लीक है भी कि नहीं, तो फिर ये समझा जा सकता है कि अभी ये लंबी लड़ाई रहेगी बेरोजगार संघ के लिए, क्योंकि सरकार इसे पेपर लीक ही नहीं मानना चाहती। अभी मुख्यमंत्री का बयान आया है, पहले इसे ये कहा जा रहा था कि कुछ प्रश्न आउट हुए हैं बस और ज्यादा कुछ नहीं है। अब ये होते होते अब मुख्यमंत्री का फिर से बयान आया है कि ये नकल से ज्यादा कुछ भी नहीं है। तो इसीलिए सीबीआई जांच की मांग की जा रही है। और आज की ताजा अपडेट ये है कि जो पर्यवेक्षक बनाए गए थे रिटायर्ड जज, उनको बदल दिया गया है। अब ध्यानी जो पूर्व जस्टिस हैं जी, वो उनको लाया गया है जस्टिस वर्मा को हटाकर। तो ये तमाम बातें हैं। तो ऐसा लगता नहीं, क्योंकि सीबीआई जांच से कम मानने वाले नहीं है और सरकार का रुख ये लग रहा है फिलहाल कि वो सीबीआई जांच के लिए तैयार नहीं है। एसआईटी ने अपनी जांच शुरू कर दी है। तो एक तरीके का डेडलॉक तो फिलहाल है, क्योंकि अभी डीएम और एसएसपी बातचीत करने आए थे धरना जो स्थल है वहां पर। और उन्होंने भी साफ अपनी तरफ से कहा कि आप लोग 1 महीने का समय हमें दे दीजिए, और 1 महीने के बाद अगर आप असंतुष्ट होंगे इस जांच से, तो फिर आप दोबारा आ सकते हैं। तो 1 महीने, क्योंकि वो ये कह रहे हैं 1 महीने तक एक
जांच का एक मोटा मोटा निष्कर्ष निकल जाएगा कि ये क्या चीज है, क्योंकि सरकार की तरफ से ये माना जा रहा है, जो बेसिक अंतर है दोनों के नजरिए में वो ये है कि सरकार ये कह रही है कि ये एक कोई पेपर लीक नहीं है, कोई ऑर्गेनाइज्ड क्राइम नहीं है फिलहाल, जो सरकार और जो संगठन भाजपा संगठन की तरफ से बात सामने आ रही है। जबकि जो बेरोजगार संघ है उनका साफ तौर पर से ये कहना है कि ये एक वेल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, जिस पर वो एसआईटी की जांच पर भरोसा नहीं करते हैं और सीबीआई जांच से कम वो मानने वाले नहीं है, और दूसरा वो पेपर रद्द करने की भी मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार इस दिशा में कहीं आगे बढ़ती हुई फिलहाल तो दिखाई नहीं दे रही है। तो सरकार इस दिशा में अभी आगे बढ़ती हुई नहीं दिख रही है। रॉबिन बता रहे हैं कि दो चीजें रॉबिन आपने बताई, एक तो सरकार ऐसे पेपर लीक मानने को तैयार नहीं है, और दूसरी बात यह है कि जो एसआईटी सरकार ने बनाई थी और जिसकी कमान जस्टिस वर्मा को सौंपी गई थी, वो अब कमान शिफ्ट कर दी गई है, किसी और जज को बना दिया गया है। तो दोनों पर मैं आपसे विस्तार से जानना चाहूंगा, लेकिन पहले ये समझाइए मुझे कि आखिर इसे पेपर लीक कहने में क्या दिक्कत हो रही है सरकार को। मतलब क्या, जब 3 पन्ने आप ऑफिशियली कह चुके हैं कि 3 पन्ने बाहर आए हैं, तो मतलब 3 पन्ने मतलब काफी प्रश्न तो बाहर आ गए हैं, तो पेपर लीक तो हुआ है। हाँ देखिए, बिल्कुल इसमें जो शुरुआत के दिन से, बल्कि आप ये सोचिए कि ये जो पेपर लीक का परसेप्शन है छात्रों के में की बात करूंगा मैं सबसे पहले, सरकार पे आने से पहले। ये जो परसेप्शन है कब बनना शुरू हुआ, ये शुरू हुआ पेपर होने से एक दिन पहले से, जब हाकम सिंह की गिरफ्तारी हुई। हाकम सिंह की गिरफ्तारी पेपर होने से पहले कर ली गई थी, और ये सामने आया कि, और वो ये बात जो है, जैसे मेरे छात्रों से बात हुई है, उनका ये कहना है एग्जाम परीक्षा में बैठने से पहले उनको ये सूचना आ गई थी कि पेपर लीक हो गया है। हाकम सिंह की गिरफ्तारी एक परसेप्शन बना पेपर लीक, और उसके बाद पेपर देने के बाद जब वो घर पहुंचे तो उससे पहले ये बात आ गई कि एक पर्चा बाहर, प्रश्न पत्र जो है वो बाहर आ गया। तो वो जो पेपर लीक की बात थी वो एकदम बहुत पुख्ता हो गई इन छात्रों के बीच में, और एक अविश्वास जो है, हालांकि सरकार ये दावा कर रही है कि नकल कानून है और कई परीक्षाएं उन्होंने जो है बिल्कुल साफ सुथरी, ट्रांसपेरेंट तरीके से, पारदर्शी तरीके से कराई हैं, जो कुछ हद तक सच भी है कि नकल कानून के बाद ये 5वीं 6ठी परीक्षा है जिसमें इस तरीके की बात सामने आई है। लेकिन वो जो परसेप्शन बन गया कि पेपर लीक हो गया, हाकम सिंह और वो जो गौड़ उनका साथी था, वो जो एक कन्वर्सेशन 15 लाख में पेपर बेचने की बात हुई, हालांकि पुलिस ये कह रही है कि वो सिर्फ झांसा दे रहे थे कि हमारे पास पेपर है, लेकिन उनके पास कुछ ऐसा था नहीं। वो एक धोखाधड़ी और झांसा देने का मामला वो बता रही है। लेकिन ये बात तो बिल्कुल सही है कि ये परसेप्शन बन गया था। अब आप देखेंगे कि सरकार ने नकल विरोधी कानून है वो सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक है। वो सबसे ज्यादा प्रचारित प्रसारित पुष्कर सिंह धामी ने बतौर मुख्यमंत्री उनकी उपलब्धि के रूप में बहुत ज्यादा प्रचारित प्रसारित उसको किया है। तो ऐसे में अब वो कैसे मान ले, सरकार कैसे मान ले कि ये पेपर लीक हुआ है। तो जो पेपर लीक शब्द है उससे बचना चाह रहे थे, और ये कारण था कि छात्रों के मन में ये परसेप्शन बन चुका है ये पेपर लीक है, जो कि है भी एक तरीके से जो कह रहे हैं, और जिस तरीके का रवैया सरकार और सरकार के जो सबॉर्डिनेट्स हैं, या फिर जो यूके SSS जो संस्था है, उनके जो लोग हैं उनकी तरफ से जो बयान, पदाधिकारी हैं उनकी तरफ से जो बयान आए कि भाई महज 3 पन्ने ही तो बाहर आए हैं, तो इसको लेके छात्र बहुत आक्रोशित हो गए कि ये महज का मतलब क्या होता है। कि जब मैंने उनसे बात की तो वो ये कह रहे थे कि हमारी मेरिट 0.25 अंकों से आगे पीछे हो जाती है, और आप कह रहे हैं कि 12 प्रश्न यानी 15 अंकों का अंतर है। ये इसमें 15 अंकों में तो पूरी की पूरी मेरिट लिस्ट बन जाती है, और इसीलिए उनका ये कहना था कि ये जो है और इस एटीट्यूड से भी वो बहुत नाराज थे सरकार के, कि बस 3 पेपर ही तो बाहर आए हैं, बस 12 क्वेश्चन ही तो लीक हुए हैं। तो उसकी जो कीमत है, इन 12 प्रश्नों की जो कीमत है वो इन छात्रों के लिए बहुत बड़ी है। दरअसल उनका 3, 4, 8 साल का संघर्ष वो जो है मिट्टी में मिल जाता है। 12 प्रश्न उनके लिए, जो सरकार है उनके लिए बहुत आसान है ये कहना कि 12 प्रश्न लीक हुए। तो यही जो गुस्सा है, वो उबाल है, वो इन छात्रों के अंदर पैदा हुआ, और सरकार लगातार, अब तो मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि ये तो महज नकल है।
तो जैसा आपने कहा था कि वो एसआईटी वाली बात आई थी, तो वो कैसे भरोसा करें इस एसआईटी पर जब शुरू से, और अब आप तो देखेंगे कि तमाम विधायक, कल से मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे तमाम विधायक, बीजेपी के लोग अब सोशल मीडिया पे सामने आ गए हैं डिफेंड करने के लिए सरकार को। मतलब एक स्ट्रेटेजी है ये सरकार की और बीजेपी की, जो होती ही है आमतौर पर ऐसे मामलों में। वो भी यही कह रहे हैं, वो भी एसआईटी की जांच होने से पहले कह रहे हैं कि ये तो एक आदमी का मामला है। क्या एसआईटी या क्या खुद जो क्या मुख्यमंत्री खुद ये कह सकते हैं कि सिर्फ एक ही खालिद है पूरे उत्तराखंड में, एक ही जगह से पेपर? ये तो कोई पुख्ता तौर पे अभी नहीं कह सकता जब तक एसआईटी की जांच पूरी नहीं हुई है। तो फिर ये संगठन के लोग कह रहे हैं, इससे और ज्यादा गुस्सा छात्रों के अंदर और ज्यादा बढ़ रहा है। तो ये फिलहाल जी हाँ, जब मुख्यमंत्री ने लाइन सेट कर दी है कि ये पेपर लीक नहीं है, नकल है, तो एसआईटी जाहिर सी बात है, हाँ जाहिर सी बात है कि उसी लाइन लेंथ पे, क्योंकि वो तो रिटायर्ड जज हैं, रिटायर्ड जज कैसे रहते हैं, कैसे सरकार के इन्फ्लुएंस में रहते हैं, वो तो सबको पता है। या उसमें जो अधिकारी होंगे वो भी सरकार से बाहर कहाँ जाएंगे। तो जब सरकार ने एक लाइन ड्रॉ कर ली है कि भाई ये पेपर लीक तो है ही नहीं, तो एसआईटी का कोई मतलब बनता नहीं है। आपने एसआईटी की बात की, रॉबिन, ये जो जस्टिस वर्मा को पहले तो उन्होंने एसआईटी बनाने की घोषणा की, कहा कि हम एक पूर्व जस्टिस को कमान सौंपेंगे, पूर्व जस्टिस का नाम नहीं लिया, बस कह दिया। अब उसके बाद पूर्व जस्टिस को ढूंढा गया तो जस्टिस वर्मा निकले। अब जस्टिस वर्मा का नाम पब्लिक डोमेन में आया तो कुछ कंट्रोवर्सी हो गई। अब यूसी नैथानी जस्टिस को दे दिया गया, रिटायर्ड जस्टिस को। तो ये क्या कंट्रोवर्सी हुई थी, थोड़ा सा बताएं रॉबिन इसके बारे में। देखिए, बिल्कुल ये जो जस्टिस वर्मा जो जब लाए गए तो उसके बाद एक विरोध बेरोजगार संघ के अंदर से और स्वाभिमान मोर्चा से जब मेरी बात हुई तो उन्होंने गंभीर आरोप डीएमएसएसपी के सामने ही लगा दिए थे धरना स्थल पर। जब वो आए थे उन्होंने कहा था आप एसआईटी की बात यहाँ पर कर रहे हैं, इनका तो बीजेपी कनेक्शन है, इनके परिवार से कई लोग बीजेपी से जुड़े हुए हैं। हालांकि ये भी चलिए एक बात कही जा सकती है, किसी के परिवार का कोई व्यक्ति किसी भी पार्टी से एफिलिएटेड हो सकता है, लेकिन बड़ी बात यह है कि जस्टिस वर्मा अभी भी इनकम्बेंट हैं, पेरोल पे कह सकते हैं आप। एक आयोग है, समर्पित आयोग है नगर निगम नगर निकायों के आरक्षण तय करने के लिए, उसके वो अध्यक्ष हैं। इससे पहले वो जब रिटायर हुए उसके बाद वो उपभोक्ता फोरम में रहे हैं, राज्य स्तरीय उपभोक्ता फोरम जो है उसके अध्यक्ष रहे हैं। पुलिस शिकायत प्राधिकरण में वो रहे हैं। इससे पहले अभी पंचायतों के लिए एक एकल सदस्य आयोग था ओबीसी आरक्षण तय करने के लिए, जो कि बहुत ज्यादा विवादों में रहा, जो कोर्ट में अभी भी चल रहा है वो मामला ओबीसी आरक्षण का, जिसको लेके कहा गया कि सरकार के पक्ष में ये पूरा आरक्षण है। उसके वो अध्यक्ष रहे थे। तो जस्टिस वर्मा मतलब मेरे ख्याल से चौथी जिम्मेदारी सरकार में उनकी ये है जो अभी चल रही है। और ये भी आरोप है उनके बेटे जो हैं वो भी किसी पद पर हैं एडिशन, जो बॉबी पंवार और जो स्वाभिमान मोर्चा आरोप लगा रहा है कि वो एडिशनल एडवोकेट जनरल हैं सरकार में। तो ये आरोप उन पर लगने लगे थे। तो शायद इसी वजह से जो है ये जस्टिस, हालांकि कहा जा रहा है उन्होंने व्यक्तिगत कुछ अपनी बाध्यताएं बताई, उसके कारण उन्होंने पद लेने से मना किया। लेकिन ये बात तो है कि ये पब्लिक डोमेन में ये सारी चीजें आ गई थी कि वर्मा जो हैं, जस्टिस वर्मा जो हैं, और वो इसकी अगर निगरानी रख रहे हैं तो सरकार का हिस्सा है, तो वो कैसे करेंगे, ये सवाल तो उठने लगे थे। और उसके बाद ये निर्णय आया। अब यूसी ध्यानी जो आए हैं उनकी बात की जा रही है, तो अब देखते हैं आगे। लेकिन इसमें एसआईटी पे भी देखिए आप, ये भी सवाल उठ रहे हैं कि आपने एक आईपीएस को इसकी जिम्मेदारी नहीं दी है। जो जया बलूनी है वो आईपीएस नहीं है और प्रदेश स्तरीय ये जांच है, तो वो किस तरीके से ये जांच करेंगी। एक अच्छा होता है कि एक आईपीएस अफसर को ये जांच सौंपी जाती तो बहुत ज्यादा चीजें होती इसमें, क्योंकि जो छात्र हैं वो तो इसे एक भले ही हो सकता है कि सरकार कह रही हो कि सिर्फ एक इंडिविजुअल का मामला है, लेकिन जो छात्र हैं जो आंदोलन में हैं वो इसे ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देख रहे हैं। ये पूरे उत्तराखंड की बात वो कह रहे हैं। उनके पास वो कह भी रहे हैं कि कई सेंटर्स ऐसे हैं जिसमें सीसीटीवी कैमरे को ढक दिया गया। हमारे जैसे मैं वीडियो डालता हूँ अपने प्लेटफॉर्म पर, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, उनमें कमेंट में आ रहा है जिन्होंने परीक्षाएं दी हैं। कोटद्वार से एक कमेंट अभी मैं पढ़ रहा था कि वो कह रहे थे कि हमारे सेंटर में भी जो सीसीटीवी कैमरे थे उनको ढका हुआ गया था और हमने देखा था।
अब वो कमेंट में मैंने उनसे ज्यादा जानकारी मांगी है, ज्यादा जानकारी तो इसके बारे में मुझे नहीं है, लेकिन इस तरीके का कमेंट उसमें आया था। फिर जो राम कंडवाल है बेरोजगार संघ के, वो कहते हैं कि देहरादून का ही एक सेंटर है जहाँ 11 बजे पेपर शुरू होना था, वहां 10:30 बजे पेपर शुरू हो गया था। फिर एक खालिद को लेके कई तरीके की चर्चाएं हैं, तो बहुत ऐसी चर्चाएं हैं और उन ऐसी चर्चाओं के बीच में ये आंदोलन भी चल रहा है, ये जांच भी चल रही है। तो एक ट्रस्ट डेफिसिट जो है वो तो है ही एक तरीके से सरकार के और इन आंदोलनकारियों के बीच में। अब ये कैसे पाते हैं इसको, एसआईटी क्या कर पाती है, क्योंकि एसआईटी पर तो कम से कम उनका भरोसा फिलहाल तो नहीं है, और अब ये जस्टिस बदले गए हैं तो और ज्यादा वो पुख्ता हो जाता है कि उनका जो शक है जी। तो सरकार ने अपनी पसंद के जिन पूर्व जस्टिस को कमान सौंपी एसआईटी की, अब वही जो है 24 घंटे के भीतर ही बदल दिए गए, जस्टिस वर्मा की जगह जस्टिस यूसी नैथानी आ गए हैं। तो अपने आप में सरकार जो है पीछे हटी है इससे, जो है, और जैसे रॉबिन बता रहे हैं कि छात्रों में और शंका गहरा गई है। रॉबिन, थोड़ा मुझे ये बताइए कि अब तक इसमें जो गिरफ्तारियां हुई हैं, जैसे कि खालिद और उनकी बहन की गिरफ्तारी हुई है, जो कनेक्शन जो जोड़ रही है पुलिस, क्या जोड़ रही है? मतलब जैसे कि बता रहे हैं कि खालिद परीक्षार्थी था, उसने पेपर बहन को भेजा, या बहन ने किसको भेजा, ये बाहर कैसे आया, थोड़ा सा इसकी कहानी बता समझाइए। देखिए, इसमें एक तीसरे शख्स का भी नाम आ रहा था, जिसे ये बताया जा रहा है कि उनकी बहन ने मनगढ़ंत तरीके से उसको गढ़ा है, लेकिन अभी पुख्ता तरीके से कोई बहुत सारी सूत्रों के हवाले से सारी चीजें बाहर आ रही हैं। लेकिन मोटा मोटा यही है कि खालिद कुछ डिवाइस लेके अंदर गया, और वो जिस रास्ते से जाते हैं, जहाँ चेकिंग होती है, उस रास्ते से ना जाकर दूसरे रास्ते से अंदर एंटर होता है, और वो फिर फोटो खींचता है, अपनी बहन को भेजता है। उनकी जो बहन है वो जो लेक्चरर सुमन है उनको भेजती हैं। उनको शक होता है कि ये क्या माजरा है पूरा, क्योंकि उन्हें ये कहा गया था कि खालिद ने ये कहा था कि उनकी बहन का पेपर है, वो तैयारी कर रही है, लेकिन फिर उन्हें बताया जाता है उनकी बहन के द्वारा कि नहीं, खालिद अपना फोन छोड़ के गया है, इसके आंसर्स दे दीजिए। फिर वो जो प्रोफेसर सुमन है वो अपना वो जो लेटर है वो बॉबी पवार को भेज देती हैं, और फिर बॉबी पवार उसको सोशल मीडिया में डालते हैं। तो ये अभी तक चीजें जुड़ी हुई हैं, लेकिन अब क्योंकि ये जब मामला जैसे जैसे बढ़ता है तब और चीजें जुड़ती जाती हैं इसमें। जहां अभी तक सिर्फ खालिद और उसकी बहन की बात हो रही थी, लेकिन एसआईटी जो है UKSSC के पदाधिकारियों से बातचीत कर रही है। ये बात बिल्कुल प्रमाणित हो गई है कि जैमर जो है फोन के, वो उस कक्ष में काम नहीं कर रहे थे। अभी सोशल मीडिया में एक मैं वीडियो देख रहा था जिसमें क्लेम किया जा रहा था, उसकी पुष्टि क्योंकि सोशल मीडिया का वो वीडियो था, तो उसमें ये कहा जा रहा था जिस कक्ष में वो बैठा था खालिद, उसमें सारी कुर्सियां जो हैं वो काली थी, नीली थी, और सिर्फ खालिद जिस कुर्सी पे बैठा था वो काली कुर्सी थी। तो वो हालांकि बाकी कुर्सियां काली थी और उसकी नीली थी, ऐसा कुछ करके मैंने भी देखा है वो। बाकी कुर्सियां काली थी, उसकी नीली या काली, नीली काली का ऐसा कुछ कॉम्बिनेशन। हाँ जी, सही कह रहे हैं। वो इस तरीके का था, लेकिन अब उसकी पुष्टि नहीं की जा सकती क्योंकि वो वीडियो कहाँ से आया, कैसे आया। लेकिन इस तरीके की बातें अब आगे आ रही हैं। फिर कुछ साक्ष्य जो हैं वो बेरोजगार संघ भी लगातार दे रहा है कि ऐसा ऐसा मामला है, इस तरीके की चीजें हैं। विकास नगर के एक सेंटर में सीसीटीवी कैमरे जो हैं वो बंद कर दिए गए थे। फिर एक उनकी आपत्ति ये भी थी कि भाई मुकदमा दर्ज हरिद्वार में, जब सारा मामला हरिद्वार का है तो हरिद्वार में ये मुकदमा क्यों दर्ज नहीं किया गया, क्यों उसे देहरादून में मामला दर्ज किया गया। उस पर पुलिस कप्तान साहब का, अजय सिंह का, एसएसपी अजय सिंह का ये कहना था कि चूंकि UKSSC यहीं पर है इसीलिए यहीं पे किया गया है। लेकिन उनके स्तर पे भी 0 FIR की भी एक नियम है, आप 0 FIR कर सकते थे वहाँ, या फिर यहाँ करने के बाद 0 FIR के तहत हरिद्वार ट्रांसफर हो सकता था, या सारे मामले हरिद्वार जा सकते थे। तो बहुत सारी चीजें हैं इसमें, बहुत सारी चर्चाएं हो रही हैं, बहुत सारी खबरें इधर उधर से आ रही हैं, बहुत सारी चीजें, मतलब हर कोई अपना शक, अपना तर्क इस मामले में दे रहा है। लेकिन छोटी मोटी चीज जो फिलहाल ये है कि एसआईटी ने खालिद को गिरफ्तार कर लिया, उसकी बहन को गिरफ्तार कर लिया है, और जो सुमन है वो ये कहा जा रहा है वो एक सरकारी गवाह के रूप में उनको उनसे बातचीत की जा रही है। बॉबी पवार जो हैं वो भी चूंकि उनको भेजा गया है पेपर, प्रोफेसर जो सुमन है उनके द्वारा, तो
उनसे उनको भी शायद बातचीत, उनको पहले दिन एसआईटी ने मामला आने के बाद पूछताछ तो की ही है उनसे, और वो उनकी रडार पे भी जरूर होगा। हालांकि चूंकि माहौल इस समय गर्म है, इसलिए उनसे दोबारा पूछताछ के लिए नहीं बुलाया जा रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में शायद बॉबी पवार को भी एसआईटी बुलाए इस मामले में, और यूके ट्रिपल एससी से भी बातचीत कर रही है, यानी कि उन्होंने अपना दायरा बढ़ाया है। एसआईटी ने अपना दायरा बढ़ाया है इसको लेकर, जहां ये कहा जा रहा था कि इंडिविजुअल का मामला है, लेकिन अब इसका दायरा जो है, इसके पूरी परिधि में जो है वो यूके ट्रिपल एससी भी है, उसके अधिकारी भी हैं, क्योंकि जैमर न होने की बात सामने आई है। जी। तो रॉबिन, आप बता रहे हैं कि खालिद हुआ, उसकी बहन हुआ, और जिसको पेपर भेजा गया सुमन जो हैं वो हुई, और यूके ट्रिपल एससी के लोग हुए, वो रडार पे हैं। इवन बॉबी पवार को भी शायद देर सवेर बुलाया जाएगा जब मामला थोड़ा ठंडा पड़ेगा। लेकिन जिस सेंटर में परीक्षा हुई हरिद्वार के, उस कॉलेज का मालिक बीजेपी का नेता बताया जा रहा है, प्रिंसिपल हैं वो खुद हैं, और उस दिन परीक्षा के दिन खुद वो मौजूद थे। ये सब चीजें होने के बावजूद धर्मेंद्र चौहान की तरफ उंगली क्यों नहीं उठ रही है, या उस तरफ जांच की दिशा क्यों नहीं जा रही है? धर्मेंद्र चौहान का जिक्र क्यों नहीं आ रहा है इस पूरी जांच में? देखिए, बिल्कुल ये सवाल तो उठ ही रहे हैं कि धर्मेंद्र चौहान की प्रिंसिपल और वो ये उनका नाम इसलिए भी आ रहा है क्योंकि वो भाजपा से जुड़े हुए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि वो भाजपा से जुड़े हुए हैं, तो इसलिए उनका नाम भी आ रहा है इस पूरे मामले में। क्योंकि देखिए मनु जी, मैंने कहा जैसे कि जब इस तरीके के मामले होते हैं तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन का बम्बार्डमेंट होता है एक तरीके से, कि अरे ऐसा भी हुआ था, ऐसा हर कोई उसको कनेक्ट करता है उसके बाद। तो इस मामले को भी उसी तरीके से कनेक्ट किया जा रहा है। लेकिन फिलहाल सीधे तौर पर अभी कोई ऐसे साक्ष्य तो नहीं है कि धर्मेंद्र चौहान हो सकता है एसआईटी की जांच में आगे आए। हालांकि जो बेरोजगार संघ है वो तो ये कह रहा है कि जिन 400 से ज्यादा 423 425 के आसपास परीक्षा केंद्र हैं, तो वो ये कह रहे हैं कि जितने भी परीक्षा केंद्र हैं वो एक लिस्ट जारी की जाए कि कौन कौन से भाजपा नेताओं के जो परीक्षा केंद्र हैं, सेंटर्स थे जो एग्जामिनेशन सेंटर्स, वो उनमें कौन कौन से भाजपा नेताओं के स्कूल्स हैं या सेंटर्स हैं, उनका नाम जो है वो सार्वजनिक किया जाए। ये मांग तो की ही जा रही है, लेकिन ये अभी विशुद्ध रूप से इसे आप पॉलिटिकल उस नजरिए से देख सकते हैं कि उनका नाम आया है। हालांकि उनका नाम सामने आया है, लेकिन एक सीधे तौर पर उन पर किसी तरीके का अभी आरोप नहीं है। उनका सेंटर भले ही है वो, लेकिन हो सकता है, ये हम नहीं कह सकते कि कल ना आए या कल आए ही आए, या उनकी सीधे तौर पर इन्वॉल्वमेंट है। लेकिन ये तो खैर जांच का विषय है, एसआईटी इस पर जांच कर रही है। सीधे तौर पर अभी कोई आरोप उन पर नहीं लगा है, लेकिन हाँ, चूंकि हाकम सिंह भाजपा से जुड़े रहे और इस तरीके के मामलों में कई पहले भी जो देखने में आया कि जो नेता हैं वो जो ऐसे जो लोग हैं, ऐसे संदिग्ध लोग हैं, वो जुड़े हुए रहे भाजपा से, तो वो शक की सुइयां तो उनके ऊपर भी हैं, और देर सवेर चीजें सामने आ रही है। एसआईटी जांच कर ही रही है इस मामले में। हाँ, तो एसआईटी जांच किधर जाती है? और सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो इस पूरी कंट्रोवर्सी का एपी सेंटर रहा है वो हरिद्वार का सेंटर, उसके मालिक बीजेपी के नेता हैं, प्रिंसिपल बीजेपी के नेता हैं, और उन तक अभी आंच आएगी या नहीं आएगी जांच की, ये एसआईटी की जांच से आगे जब बात बढ़ेगी तो पता चलेगा। रॉबिन जैसा बता रहे हैं। अच्छा रॉबिन, मैं एक समझ, अभी आपने बताया कि बीजेपी ने लगातार विधायकों को, नेताओं को, सबको झोंक दिया है। इवन मैं मुख्यमंत्री के सोशल मीडिया हैंडल देख रहा था, वहां भी लगातार वीडियोस आ रहे हैं कि सब अच्छी अच्छी परीक्षाएं हुई हैं, अच्छे अच्छे वो धांधली नहीं हुई है, बिना भ्रष्टाचार के परीक्षा हुई है। एक पूरा कैंपेन छेड़ दिया है अचानक से बीजेपी ने या सरकार ने। तो ये कुछ बदहवासी सी नहीं दिख रही, कुछ पैनिक मोड में लग रही है, या ये कोई स्ट्रेटजी ही है? नहीं, पैनिक मोड में अगर कहें तो बिल्कुल मतलब एक तरीके का डर है या बौखलाहट है। बौखलाहट तो नहीं कहूंगा, लेकिन ये जरूर है कि एक जो डेंट लगा है बेसिकली, जो आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी कि आपने नकल विरोधी कानून लेके आए हैं, उस इमेज को तो डेंट लगा ही है इस पूरे प्रकरण के बाद। तो निश्चित तौर पर इस तरीके की चीजें सामने आना लाजमी है कि अब वो आरोप भी लगा रहे थे बॉबी पवार की, सारे जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स हैं उनको ये आदेशित किया गया है कि आपके यहाँ से जो जो भी अभी आयोग से भर्तियां हुई हैं, नहीं
जो ज्वाइनिंग की है उन लोगों के वीडियो लेके आओ कि भाई हमारी बहुत पारदर्शी, और सूचना विभाग के फेसबुक पेज, सोशल मीडिया हैंडल्स से भी हम देख रहे हैं, उत्तराखंड में ज़्यादातर फेसबुक पेज का ज़्यादा प्रचलन है, तो वहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो सूचना विभाग का जो पेज है उसमें इस तरीके के वीडियोज़ आ रहे हैं। और मैं तो ये कहूँगा कि ये जो मैनेजमेंट जो ये कर रहे हैं, ये इनको बहुत तरीके से बैकफायर कर रहा है, और मुझे तो ऐसे लगता है कई बार इन्होंने ब्लंडर्स भी किए हैं। आप देखेंगे कि आप इस जल्दबाजी में या इस डर में या इस पैनिक सिचुएशन में, जैसा आप कह रहे हैं कि ये पैनिक है कि नहीं, लेकिन जो इनके एक्शंस हैं वो तो यही बता रहे हैं कि ये पैनिक सिचुएशन में है, तभी इस तरीके के एक्शन ले रहे हैं। जैसे जब ये पेपर लीक हुआ और ये धरना शुरू हुआ, उसके अगले दिन शाम को आप हरिद्वार से बसें भर के लेके आते हैं स्टूडेंट्स को, मतलब ये अनावश्यक एक कदम था। और वो छात्र संघ का रातों रात पैदा हो जाता है। मुख्यमंत्री के सचिव से मिलवाते हैं, शैलेश बगोली से, उससे पता चलता है कि कोई एक विवादास्पद अधिकारी या कर्मचारी भी शामिल था, उसमें एक वीडियो शामिल था, एक दुकान। तो इससे लग रहा था कि, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि कोई पैनिक में आ गया, पैनिक बटन दबा दिया क्या दामे साहब ने। बिल्कुल बिल्कुल, जो उनके एक्शंस हैं इसके बाद, वो तो यही बता रहा हूँ, उन्हीं के एक्शंस का आकलन आप करें, प्रतिक्रियाओं का अगर आप आकलन करें, तो वो बड़ी बदहवासी में या बहुत पैनिक सिचुएशन में लिए गए दी गई प्रतिक्रियाएं प्रतीत हो रही हैं। वो जो छात्र लेके आए वो टाई पहने हुए हैं और लग भी नहीं रहे कि कहीं से वो प्रतियोगी परीक्षाएं दे रहे हैं, तो वो आपको एक तरीके से बैकफायर कर गया वो पूरा मामला, जो नई अनावश्यक चीज थी। अगर लाना भी था आपको तो आप पहाड़ों से भी लेके आ सकते थे, कहीं सिर्फ हरिद्वार ही नहीं, कई और जगहों से भी आप लेके आ सकते थे, नहीं तो उस तरीके की चीजें सामने आई। फिर ये स्टूडेंट्स लेके आए जो मिलने गए, कईयों की उम्र मुख्यमंत्री से बड़ी थी, शैलेश बगोली जो सचिव है उनसे ज्यादा उम्र दराज लोग, विवादित लोग, जो पहले कई कार्यक्रमों में मुख्यमंत्री का अभिवादन कर चुके हैं, ऐसे लोग, वो उनको आप लेके आ रहे हैं और पकड़े गए, वो उसमें छींचा लेदर हुई आपकी, है ना। फिर रुद्रप्रयाग में कुछ अभी छात्रों ने ज्ञापन दिया, वो आपने सूचना विभाग ने उसको डाला और फिर वो पोस्ट हटानी पड़ी, तो वो सब जुड़े हुए थे कहीं भाजपा से, तो इस तरीके की चीजें हैं। और अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, एक राज्य मंत्री हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बहुत कहते हैं भगवे का अपमान हुआ है, जो स्ट्रेटेजी चली रही है पूरे देश में किसी भी आंदोलन को बदनाम करने के लिए, हिंदुत्व के विरोधी और तमाम आतंकवादी और ये सब चीजें कहना, वो यहाँ भी रिपीट हो रही है, वो कॉपी पेस्ट करके वो यहाँ भी उनको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो उससे समझ में आ रहा है। और मैंने आपको पहले भी कहा कि अब मैंने देखा कि इतने दिनों से संगठन नाराज था, खामोश था, माफी चाहूंगा कि संगठन खामोश था, इस पे बहुत ज्यादा संगठन की तरफ से कोई प्रतिक्रियाएं नहीं आ रही थी, लेकिन अब विधायक हो गए, संगठन के लोग हो गए, वो एसआईटी की जांच से पहले ही कह दे रहे हैं कि ये तो इंडिविजुअल मामला था। तो ऐसे में फिर जो छात्र हैं उनका ट्रस्ट डगमगाएगा इस बात को लेकर कि ये तो कैसी बातें कर रहे हैं, तो जांच आने से पहले ही, जब ये पहले ही इस माइंडसेट के साथ जांच कर रहे हैं तो फिर आगे जांच कैसी बढ़ेगी। जो एसआईटी भी, अब अजय सिंह जो है वो कह रहे थे कि ये तो इंडिविजुअल मामला है, यूके ट्रिपल एससी के चेयरमैन मथुरिया जी वो कह रहे हैं कि ये इंडिविजुअल मामला है, तो फिर एसआईटी किस लाइन पे जांच करेगी ये समझा जा सकता है। तो ये तमाम चीजें, जबकि सरकार को जो ये एसआईटी बनाई इन्होंने 3-4 दिन बाद इन्होंने एसआईटी बनाई, तो ये अगर बनानी थी और कोई प्रतिक्रिया देनी थी इस मामले में बड़े गंभीरता से, तो कुछ दिन पहले जिस दिन ये कांड हुआ उसके अगले दिन बना देते आप एसआईटी, क्योंकि दिन में तो पूरी चीजें सामने आ गई थी सोशल मीडिया में और उसमें तो ये चीजें सामने आ गई थी। उस दिन शाम को ही अगर आप त्वरित प्रतिक्रिया देते हुए एसआईटी बना देते तो शायद ये इतना बड़ा आंदोलन और इतनी बड़ी फजीहत सरकार की नहीं होती। और अब उन्हें तरह तरीके के प्रपंच करने पड़ रहे हैं सोशल मीडिया में और इस तरीके से। और अभी आपको बताऊं, अगर आपने वो मेरा वीडियो देखा होगा कि नहीं, कि एक यूट्यूबर है दिल्ली से आए थे, उनको खदेड़ा गया वहां से, क्योंकि वो कुछ इस तरीके से प्रश्न किए जाते हैं, हाँ, तो उनको वहां से खदेड़ा गया कि बाहर जाओ, और कई तरीके के आरोप लग रहे हैं। और मुझे साफ साफ तौर पर दिखाई भी दे रहा है कि पत्रकारों में भी दो फाड़ हो गए हैं इस मामले में, पत्रकार भी दो पक्षों में खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर।
मैं तो सरकार समर्थित कुछ व्हाट्सएप ग्रुप देख रहा था, तो वहाँ जो है सरकार का ही पक्ष लिया जा रहा है और आंदोलन को के खिलाफ लगातार चीजें कही जा रही हैं। तो सरकार ने हर तरह से जोर लगाया हुआ है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि बहुत पैनिक सिचुएशन सी लग रही है और शायद धामी साहब ने पैनिक बटन दबा दिया है। तो आखिरी सवाल में रॉबिन, आप लगातार जैसे कवर कर रहे हैं आंदोलन को, लोगों से मिल रहे हैं, बात भी कर रहे हैं उन यूथ से। सरकार का जो लाइन लेंथ है वो ये है कि भाई कुछ लोग युवाओं को बहका रहे हैं, सीएम खुद जो है ये बात कह रहे हैं, बीजेपी के सारे नेता कह रहे हैं, और लेकिन मैं देख रहा था कि जो आप लोग छात्रों से बात कर रहे हैं और वो बयां कर रहे हैं कि किन मुश्किल हालातों से घर वालों ने उन्हें पढ़ने के लिए देहरादून भेजा, नौकरी तैयारी के लिए देहरादून भेजा, और जब इस उम्मीद में रहते हैं कि भाई बेटा हमारा या बेटी हमारी देहरादून में पढ़ रही है, कुछ जॉब की तैयारी कर रही है और एग्जाम भर्ती परीक्षा देती है और वो लीक हो जाता पेपर, तो वो जमीन पे आप क्या महसूस कर रहे हैं? क्या ये आपको लग रहा है कि ये भड़काया हुआ आंदोलन है किसी का, या स्वतः स्वतः स्फूर्त आंदोलन है? किस तरह आप देख रहे हैं लोगों को, किस तरह सेंटिमेंट है वहां पे, जो बच्चे हैं जो आए हैं, जो वहां शामिल हो रहे हैं? देखिए मनोज जी, इसमें दो तीन चीजें बड़ी समझने वाली हैं कि जो ये लोग ये कह रहे हैं कि ये भड़काया हुआ है और ये लोग हैं, वो किया जाता है, वो स्ट्रेटेजी के तहत किया जाता है। लेकिन ये जो लोग कह रहे हैं कि ये भड़काया हुआ भाषण है, तो भाई आप तो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी हैं, आपके इतने सारे कार्यकर्ता हैं, आपकी सरकार चल रही है जो कहती है कि हम युवा हितैषी हैं, हमने इतने सारे काम कर दिए, आप क्यों नहीं समझा पा रहे हैं? आप लाइए ना उनको रस्तों पे, आप क्यों नहीं समझा पा रहे हैं? क्योंकि आप विश्वास खो चुके हैं इन युवाओं का। और जो जो लोग कह रहे हैं कि ये फला फला पॉलिटिकल पार्टी से नेतागिरी चमकाने ये लोग जा रहे हैं, तो आप भी आइए ना, क्यों नहीं समझा पा रहे हैं आप लोग इन तमाम युवाओं को? एक दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी, उसकी सरकार प्रदेश में है, तो इन युवाओं को क्यों वो लोग समझा नहीं पा रहे? देखिए, इस पूरे आंदोलन में ना बॉबी पवार इम्पोर्टेंट है, ना बेरोजगार संघ इम्पोर्टेंट है। ये जो बेरोजगार बच्चे हैं जिनकी वजह से बॉबी पवार है आज, जो उनको ताकत मिल रही है, या बेरोजगार संघ के अध्यक्ष राम कटवाल को ताकत मिल रही है, वो ये बेरोजगार बच्चे हैं। अगर आप इनसे बात कीजिए, वो इतने व्यथित हैं। और ये जो तमाम बच्चे हैं, ये गांव से आते हैं, पहाड़ और मैदान के गांवों से ये लोग आते हैं, इनके माता पिता मजदूर हैं, किसान हैं, और अपनी छोटी छोटी सेविंग्स करके इनको देहरादून भेजा हुआ है, क्योंकि बहुत एजुकेशन सिस्टम तो आपको हमारा पता ही है। तो कोई वहाँ गांव में किस तरीके की एजुकेशन मिलती है, फिर ये तैयारी करने के लिए 5-6 साल लगा रहे हैं, किन किन हालातों में। क्योंकि मैंने भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी लंबे समय तक की है, तो मुझे भी मालूम है कि किस किस तरीके। आप देखिए ना कि अब एक पेपर लीक हुआ है, एक पेपर लीक होने के बाद पहले और बाद की मनस्थिति क्या रहती होगी इन छात्रों की, जो लगातार 5-5 साल से तैयारी कर रहे हैं, और बंद खा के, दिन में बंद खा लिया, चाय पी ली और खाना भी नहीं खाया, रात को एक टाइम खाना खाया, रात को, सुबह पूरे दिन भर बंद और चाय में इन्होंने गुजारा। 15 घंटे ये लाइब्रेरी में बैठे हुए हैं। पिताजी से कैसे पैसे मंगाए, घर से कैसे पैसे मंगाए, फॉर्म भरना है जो 1000 रुपए का फॉर्म है, किराया देना है घर का जो 7-8 हजार रुपए का किराया एक कमरे का वो दे रहे हैं। और इनका लाइफस्टाइल किस जहां से ये आते हैं उसी से कितना नीचे चला जाता है यहाँ देहरादून में, क्योंकि महंगाई इतनी है। फॉर्म्स खरीदने, प्रैक्टिस सेट खरीदने, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की इन्होंने किताबें खरीदनी है, आने जाने का खर्चा है। कुछ लोग तो पैदल आने जा रहे हैं, लाइब्रेरी अगर दूर है तो पैदल बेचारे आ जा रहे हैं। कुछ लोग नौकरी कर रहे हैं, मतलब शाम 5 बजे तक नौकरी करते हैं, 5 बजे के बाद रात को 2 बजे तक पढ़ाई करते हैं, और फिर 2 बजे सुबह 8 बजे उठ के फिर नौकरी करने चले जाते हैं। और 8 सालों तक यही दिनचर्या उनकी है। और जब वो पेपर देने बैठते हैं उम्मीदों के साथ, पेपर लीक हो जाता है, फिर अपने आप को मोटिवेट करना, मनोज जी ये सोचिए कि नहीं चलो फिर तैयारी में लगते हैं। वो कितना कठिन दौर होता होगा किसी व्यक्ति के लिए, जब पूरा आपको धरातल पर मतलब लेकर आ गया है कोई सिस्टम, और उसके बाद फिर आप अपने आप को सेल्फ मोटिवेट कर रहे हैं। लड़कियों के लिए बहुत बड़ी दिक्कतें हैं। वो लड़कियां जो गांव से देहरादून में आई हैं, जिनके आस पड़ोस वाले कहते होंगे उनके घर वालों को, देखो इन्होंने तो देहरादून भेजी है। क्या होता है देहरादून में? घूमते रहते हैं सब लोग। उन्होंने तो कभी लाइब्रेरी में आके उन्हें पढ़ते हुए नहीं देखा 12-15 घंटे। शादी का प्रेशर उन पर है कि भाई शादी कर लो, रिश्ते आ रहे हैं, उम्र हो रही है उनकी कि भाई ये देखो गांव में सब
साथ की सारी लड़कियों की शादी हो गई, और जब उन्होंने अपने घर वालों से कहा कि भाई इस बार तो पेपर निकलेगा, मेरी बहुत अच्छी तैयारी, और वो पेपर लीक हो गया। तो ये जो आंदोलन है ना, इसकी इसकी जो सबसे बड़ी ताकत है, ये छात्र हैं और उनका ये रोजमर्रा का संघर्ष है। और मैं तो देखता हूँ कि कैसे वो अपने आप को, मैंने पूछा कि आप लोग कैसे मोटिवेट करते हैं अपने आप को, एक बार वो कह रहे हैं कि देखिए कितनी आसानी से ये लोग कह रहे हैं कि भाई सिर्फ एक 3 पन्ने ही तो बाहर आए हैं। वो कह रहे हैं इन 3 पन्नों में काले अक्षरों से छापे गया जो एक प्रश्न है ना, वही हमारी जिंदगी का फैसला कर देता है कि आगे क्या होने वाला है हमारी जिंदगी में। वो एक प्रश्न जो है इन प्रश्न पत्रों का, वही हमारी जिंदगी का फैसला करेगा कि कल हमारे साथ क्या होगा। तो वो कह रहे हैं कि 12 प्रश्न तो बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि मेरिट में पॉइंट्स के नंबरों का अंतर होता है। तो वो इसी बात को उनको गुस्सा है, वो कह रहे हैं कि आप रद्द करो। देखिए सरकार कर सकती थी, ऐसा नहीं है कि सरकार एडमेंट हो जाए, सरकार को खुले मन से इस पर भी विचार कर लेना चाहिए था। इसी जो परीक्षा को वो दोबारा करा दे, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद दोबारा करा दे, क्या दिक्कत है। मतलब ये निर्णय भी लिया, मतलब ऐसा निर्णय तो नहीं था कि ये दोबारा परीक्षाएं करना बहुत ज्यादा मुश्किल या असाध्य काम था सरकार के लिए, ऐसा भी नहीं है। जब आपने एक समय में इतना वो लगाया है, हो सकता था ये स्वरूप इस आंदोलन का ना होता, सरकार को इतनी फजीयत ना झेलनी पड़ती। तो ये तमाम चीजें हैं। तो जो लोग ये कह रहे हैं कि बॉबी पवार चुनाव लड़े हैं, वहां पे एक और जो त्रिभुवन चौहान वो मंच पर हैं, जाहिर तौर पर ये लोग हैं। और ये सवाल भी उठता है मनु जी, ये भी, इस सवाल को भी नकारा नहीं जा सकता कि ये आंदोलन सिर्फ बेरोजगार संघ का था। स्वाभिमान मोर्चा ने इसको हाईजैक शब्द कहूं या इसको ओवर पावर किया है, उसकी वजह भी यह है कि जो स्वाभिमान मोर्चा है बेरोजगार संघ से ही निकला है, और बॉबी पवार बेरोजगारों के नेता हैं। अब मान लीजिए भाजपा अगर हिंदुत्व ब्रांड की या ब्रांड हिंदुत्व की, या खुद मुख्यमंत्री धामी, पुष्कर धामी जो है हिंदुत्व के पोस्टर बॉय बनना चाहते हैं, तो इस समय प्रदेश में बेरोजगारों का, परीक्षार्थियों का, बेरोजगार युवाओं का पोस्टर बॉय बॉबी पवार है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। और ये कह के कि जिहाद वाली नकल जिहाद है, ये कह के भी तो वो यही कहना चाह रहे थे हिंदुत्व का पोस्टर बॉय बन के, और इस आंदोलन को एक तरीके से डाइल्यूट करने की कोशिश वो कर रहे थे। तो ये तो इसमें सामने ये बात है। तो आप उससे बड़ी लकीर खींचने की कोशिश कीजिए कि अगर बॉबी पवार इतने सारे बेरोजगारों का नेता है, और ये सवाल तो खैर देखिए ये तो है ही कि बॉबी पवार, त्रिभुवन चौहान, ये जो पॉलिटिकल लोग हैं, कहीं ना कहीं ये पॉलिटिकल हसरतें तो उनकी भी, राजनीतिक हसरतें तो उनकी भी हैं कि वो चुनाव उनको लड़ना है, आगे जाके चुनाव लड़ना है, उसका कितना ज्यादा फायदा। लेकिन वो जो आपका यूएसपी है, वो आप पे भरोसा कर रही है, वो तमाम छात्र उन पे भरोसा कर रहे हैं। तो बॉबी पवार के लिए एक मौका तो है ही, एज अ पॉलिटिकल फिगर होने के नाते उनके पास तो एक मौका तो है ही है कि वो भी जाएं इस बात। और ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ ये बात अचानक करने लगे हैं, उनकी तो पूरी पॉलिटिकल उनकी जो संपत्ति है जिस पर, या पॉलिटिकल जो बुनियाद है, राजनीतिक बुनियाद है, वो इन्हीं बेरोजगारों के ऊपर खड़ी हुई है, और उन्हीं पे वो इतने बड़े नेता बने हैं। तो वो क्यों ना करे राजनीति। तो सरकार को भी ये चाहिए कि इस तरीके के स्टेप करे, ना कि दूसरों की लकीर को छोटा करने से अच्छा है कि वो अपनी लकीर लंबी करे। तो सरकार भी राजनीतिक एजेंडे से चल रही है, तो भला दूसरे लोग क्यों नहीं चलेंगे। सरकार अपने एजेंडे के हिसाब से लाइन सेट कर रही है, तो दूसरे लोग क्यों नहीं करेंगे। और वो जो लड़ाई जो पहाड़ के बच्चे की, बेटी की, लड़के की, जो वहां से देहरादून आया है पढ़ने, नौकरी की तैयारी के लिए आया है, और भर्ती परीक्षा लीक हो जाती है, तो उसके सपनों को कितनी बड़ी चोट लगती है। वो उसको जीरो से स्टार्ट करना पड़ता है। तो लाइफ को रीस्टार्ट करना बहुत चैलेंजिंग है। ये लोग नहीं समझेंगे जो कि उन्हें जिहादी कह रहे हैं, नक्सली कह रहे हैं, या हिंदुत्व के विरोधी या देश विरोधी तमगा टांग दे रहे हैं। तो ये बहुत असल में जो रॉबिन कह रहे हैं कि इस लड़ाई की सेंटिमेंट को, इस लड़ाई के भावना को समझने में चूक कर रही है सरकार। क्योंकि जो बच्चे बॉबी पवार की या त्रिभुवन चौहान की या उस आंदोलन की ताकत बने हैं, वो कोई लाए के बच्चे नहीं है, वो खुद आ रहे हैं। मैं आपके ही कई वीडियोज में मैं सुना था लोगों को कि कहाँ से, कैसी पृष्ठभूमियों से लड़के आए हैं। कोई जो प्राइवेट जॉब में करते हैं, रात की ड्यूटी कर रहे हैं, सुबह धरने पे आ रहे हैं, या कोई अपने लाइब्रेरी में बैठा है, इतनी देर तैयारी कर रहा है, फिर धरने के लिए टाइम निकाल रहा है। तो यही इस आंदोलन की ताकत है, और इस सेंटिमेंट को समझने में सरकार और उसके लोग
चू कर रहे हैं, जबकि वो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करते हैं और उनकी सरकार है डबल इंजन की सरकार है जैसा दावा किया जा रहा है। तो रॉबिन, आपने इस पेपर लीक कांड और इससे जुड़े तमाम पहलू बहुत सामने रखे, अपडेट सामने रखा और इससे जुड़े जो ऐसे पहलू जो जिन पर ध्यान नहीं जा रहा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद रॉबिन सिंह चौहान, बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद, धन्यवाद भाई साहब।